Today I shall discuss on फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस पर विचार करेंगे, सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर आर 8 टेंसेज विच कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस, पास्ट में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और फ्यूचर में इंडेफिनिट और परफेक्ट। तो जैसा कि 7 टेंसेज पर हमने चर्चा कर दिया है, मतलब 7 जो टेंस हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब हम लास्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया है वो विल है, बीन और शैल है, बीन है। सो आफ्टर सॉल्विंग द सेंटेंसेज you should know about the rules of passive voice and the passive voice rules related positive sentence, negative sentence or interrogative sentence. All of first positive sentence. So सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं, प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसा कि थर्ड फॉर्म सभी में आता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप, कर्ता का कर्म। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उस पर चर्चा करेंगे। और कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 सेंटेंस आते हैं जिसमें एक का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में हुआ रहता है और दूसरे का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस प्रकार से 2 सेंटेंस वाले वाक्य पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप जो है सिंगल जो सेंटेंस होते हैं जिसका जो है पैसिव वॉइस बनता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला वाक्य है, आई शैल कंप्लीट, आई शैल हैव, जैसा कि चुका, चुकूँगा, चुकेगा इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुकूँगा। ये तो सिंगल सेंटेंस है, इसमें 2 वाक्य नहीं आए हैं, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो आप इसमें जो है कर्ता और कर्म दोनों को पहचान लीजिए और इसके बाद आप जैसे इंटरचेंज होता है कर्म का कर्ता और कर्ता का कर्म, वैसे आप कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा माई वर्क। जैसा कि आपने देखा कि 2 सहायक क्रिया है, इस पर मैंने चर्चा नहीं किया, तो आप इस पर जान लीजिए कि आई और वी, मैं क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ कि आई और वी के साथ शैल है बीन होगा, मतलब कि और बाकी अन्य कर्ता जो होंगे वी, यू, दे, ही, सी, इट या अन्य कोई नाम होगा, सबके साथ विल हैव होगा। मतलब इन्हीं दोनों को छोड़ करके बाकी के साथ विल हैव बीन होगा। तो इस प्रकार से माई वर्क के साथ हो गया विल हैव बीन कंप्लीटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सभी जो है परफेक्ट टेंस में कंप्लीटेड बाई मी। मैंने ये बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी में जो है, सभी टेंसेज में जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद रहता है। तो इसलिए आपको इसमें जो है पैसिव वॉइस बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरल तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा 2 वाक्य वाले पर चर्चा करेंगे। जैसे होगा द प्यून will have
रंग द बेल, रंग द बेल बिफोर द टीचर कम्स। इसमें ये सिद्धांत है कि जब मतलब दो वाक्य हों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो वाक्य आए हों, तो ये जो दूसरा वाक्य इसमें जुटा रहता है वो केवल और केवल जो है बिफोर शब्द से ही जुटा रहता है। अर्थात इसमें केवल पहले शब्द जैसा ही वाक्य आता है, मतलब इसमें आफ्टर शब्द नहीं आता है। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर दोनों शब्दों से जो है वाक्य जुटे रहते हैं। जैसा कि उसमें नियम है कि यदि उसमें बिफोर शब्द आया हो, पहले शब्द आया हो, तो पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और पहले के पहले का अनुवाद बाद में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसी का आप केवल पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाकी बाई से पहले बिफोर द टीचर कम्स आप जोड़ देंगे। तो बहुत सरल है, देखिए हो जाएगा द बेल, पैसिव वॉइस में आप देखिए द बेल विल हैव बीन रंग। अब यहाँ ये नियम है कि यदि उसमें और सेंटेंस आए हों या दो वाक्य वाला हो तो आप बाई से पहले सारे को जोड़ देंगे। रंग बिफोर द टीचर कम्स बाई द प्यून। जैसा कि मैंने आपको अन्य दूसरे टेंस में मैंने ये बताया था कि आप कभी कभी इस वाक्य को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, द बेल विल हैव बीन रंग बाई द प्यून बिफोर द टीचर कम्स। इस प्रकार से भी वाक्य को लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकली जो इसका कनेक्शन है वो अगर आप बाई द प्यून कर देंगे तो इसमें एक परेशानी आएगी कि यदि वाक्य को आप फिर से एक्टिव वॉइस में ले जाना चाहेंगे तो यहीं से कर्म का कर्ता या जो कर्ता कर्म बना है वो उठेगा और वाक्य बन जाएगा, तो ये बिफोर वाला जो सेंटेंस उसके साथ जुटा हुआ है वो कभी कभी छूट जाता है। इसलिए ये नियम कि बाई से पहले सारे वाक्यों को उसमें जोड़ दीजिए। तो आप बाई बिफोर द टीचर कम्स बाई द प्यून, इस प्रकार से आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम जो है नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का भी नियम आप देखिए। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या नियम है इसको आप देखिए। नकारात्मक वाक्यों में जैसे पूर्व के टेंस में जो नियम था वही यहाँ पर है। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, जैसा कि ये प्रथम नियम है, प्लस शैल या विल। अब पूरी सहायक क्रिया एक साथ नहीं लिखी जाती है, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस कर्ता का कर्म रूप। कर्ता का कर्म रूप या कर्म, आप जानते हैं इसका क्या तात्पर्य होता है। तो अब आप नेगेटिव सेंटेंस का जैसा कि नियम है आप जान लीजिए कि सहायक क्रिया के रूप में तो दो सहायक क्रियाएं आई हैं, लेकिन उस सहायक क्रिया को क्लासिफाई करके, मतलब उसको अलग अलग करके, सेपरेट करके शैल या विल के साथ, मतलब शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे
तब जा कर के उसके पश्चात हैव बीन आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नियम जो है स्टूडेंट को ये बताएंगे कि सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया। यदि ऐसा आप नियम बता देते हैं तो पूरी सहायक क्रिया लिख दी जाएगी और आप पैसिव वॉइस जो बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ फर्स्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कर्म के कर्ता के बाद यू विल राइट सेल और विल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब आप कहने का तात्पर्य है कि सेल या विल का प्रयोग जो किया जाता है वो कर्म के कर्ता के अनुसार जैसा होगा, आई अगर वी आई और वी आएगा तो उसके साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य जब कर्ता आएगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आप देखिए वाक्य। अब यहाँ पर जैसे है ही विल हैव कॉल्ड मी, he will have called me before the father reads newspaper, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वाक्य आया है, कुछ घबराने की बात नहीं है। पहले एक वाक्य वाला आप बात करिए, पहले एक वाक्य वाला आप कन्वर्ट करिए, बदलिए। जैसे यहाँ है माई मदर विल, ये निगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव कुक्ड, विल नॉट हैव कुक्ड द कुक्ड फूड। देखिए यहाँ पर जो है जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य में जब नॉट शब्द आता है तो वाक्य निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आप जब कन्वर्ट करने लगोगे तो लिखोगे द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाई माई मदर को माई मदर ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है नाउन के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कुछ नहीं बदल सकते हैं। और आप जैसे है माई मदर को वैसे ही उतारेंगे। मैंने बताया है कि आई हैव टोल्ड यू इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर आई व्यू दे ही सी इट, इफ़ द सब्जेक्ट्स आर आई व्यू दे ही सी इट, सो यू कैन राइट the objective case of or the objective form of that subject of that object। मतलब कि आप उनके ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं, उनके मतलब कर्म रूप लिखते हैं। बट इफ़ आई एम सॉरी बट द ऑब्जेक्ट्स एट द सब्जेक्ट्स आर नाउन, सो यू कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ नाउन्स। दे हैव बीन रिटन एज इट इज़ और among in those forms जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे उसी रूप में लिखे जाते हैं जिन इन दोज मतलब कि उसी जिस रूप में वो आए रहते हैं वो जो नाउन होते हैं उसी रूप में लिखे जाते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विल और सेल के अंतर को हम बताएंगे आपको कि आप देखिए यहाँ पर जो लिखा है सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस सेल या विल, इसका अंतर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सेल या विल क्या होता है, कैसे आता है। अब देखिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कर्म है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब हम लिखेंगे तो इसके बाद मैं ये लिखा हूँ कि आई और वी के साथ सेल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई सेल नॉट हैव बीन कॉल्ड बिफोर द फादर रीड्स न्यूज़पेपर बाई ही का हिम हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यू कैन सी द चेंजिंग या द रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सो these rules are very easy to know, to learn to the student for the students
So by learning the rules of active and passive voice, the students can easily change these sentences or rest sentences or remain sentences into passive voice. So it has become very easy to learn, to know, to teach, to read. So I have told you this is the changing rules of a sentence. In the changing rules of the sentences, only the sentence or the meaning of the sentence does not change in itself. So only form of the sentence change into other forms of sentences. So the meaning of the sentences does not change in itself. कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने शुरू में बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होता है वह वाक्य परिवर्तन का एक नियम है। प्रायः इसमें वाक्यों का थोड़ा सा क्या कहते हैं कि रूप बदल जाता है और उसके जो भाव होते हैं वो वही रहते हैं। कभी कभी जब वाक्य एक्टिव वॉइस हो तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जब वाक्य पैसिव वॉइस हो तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। उनसे संबंधित जो वाक्य थे मैंने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको दिखाया। तो अब हम आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ जो दो वाक्य वाले सेंटेंस हैं, मतलब जिसमें दो वाक्य आए हैं, मतलब कि जैसा कि रूल्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य आते हैं। पहला वाक्य होता है फ्यूचर परफेक्ट में, उसके साथ जो बिफोर शब्द से जुटा रहता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसको भी हमने जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है आप देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम विचार करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसा कि फर्स्ट होता है मुख्य प्रश्नवाचक, उसको मैंने ए नाम दिया है, ये होता है मुख्य प्रश्नवाचक। और इसके बाद एक और होता है इंट्रोगेटिव बी, जिसको मैंने नाम दिया है सहायक प्रश्नवाचक। तो जो इंट्रोगेटिव ए है उसमें दूसरा नियम होता है और जो बी है उसमें दूसरा नियम होता है। आप देखते रहिए। अब इसके नियम को आप थोड़ा सा जान दीजिए। सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, ये पहला जो नियम है उसमें ये नियम है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द ही आ जाता है। मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द उसमें आया रहता है वही हूबहू लिख दिया जाता है, प्लस एक सहायक क्रिया आ जाएगी शैल या विल। अब जो जैसा कि कर्म के कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया आएगी उसको लिखा जाएगा। इसके बाद लिखा जाता है कर्म का कर्ता, कर्म का कर्ता प्लस हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म। जैसा कि इंट्रोगेटिव ए वाले सेंटेंस में इसको मुख्य प्रश्नवाचक कहा जाता है। मुख्य प्रश्नवाचक में इस प्रकार से नियम है, सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल या विल प्लस कर्म का कर्ता प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म। ऐसा इंट्रोगेटिव ए में नियम है। अब हम थोड़ा सा इसी के संदर्भ में इंट्रोगेटिव बी, मतलब कि जो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। नियम आप देख लीजिए, इसके बाद हम एक एक वाक्य करके हर प्रश्नवाचक से बताएंगे, आपको हल करके दिखाएंगे। तो जो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें सहायक प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वो हमेशा प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को मतलब सहायक क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। तो जब सहायक क्रिया से प्रारंभ किया जाता है तो इसमें नियम है सर्वप्रथम। अब जब ये सहायक क्रिया से शुरू होता है तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी जाती है, सर्वप्रथम सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया अलग से आपको कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया उसी में जो शैल विल शैल
हैव बीन है, विल है, बीन है, उसी में से एक सहायक क्रिया आएगी सेल या विल, ये दोनों में से एक आएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। या देखिए सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्म का कर्ता, सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्म का कर्ता प्लस हैव बीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब जो मेन वर्ब होता है उसी का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, जैसा कि एजेंट के रूप में आता है बार बार बाई, प्लस कर्ता का कर्म रूप, कर्ता का कर्म या कर्ता का कर्म रूप। तो आइए हम देखते हैं आला फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में दूसरा नियम है, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में दूसरा नियम है, तो हम दोनों पर चर्चा अलग अलग करेंगे। इसमें जैसे है व्हाई विल यू हैव ब्रोकन दिस जग, व्हाई विल यू हैव ब्रोकन दिस जग, आप इस जग को क्यों तोड़ चुके हैं, आप इस जग को क्यों तोड़ चुकोगे, मतलब क्यों तोड़ोगे, या क्यों तोड़ोगे या क्यों तोड़ चुकोगे एक ही बात होती है। मतलब इसमें जो वाक्य है मतलब चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे से प्रारंभ होता है। जैसा कि आप पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे वह जा चुका होगा, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे वह नहीं जा चुका होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे वह कब जा चुका होगा, क्यों जा चुका होगा, इस प्रकार से वाक्य होता है। हिंदी में उसका जो आइडेंटिफिकेशन होती है, हिंदी में जो उसकी पहचान होती है, इस प्रकार से होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाक्य है, ये वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हुआ है, इसलिए मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। सो इफ़ यू आर चेंजिंग this sentence into passive voice, so you will write all of first main interrogative word, which words has come into the sentence, which has to change into passive voice. So why, it is the word which has come into active voice sentences, so there is no changing of main interrogative words. So why, then you will write shall or will according to the object of subject, कर्ता के कर्म के अनुसार आप जो है यहाँ पर will या shall का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं ये बताया हूँ कि आई और वी अकॉर्डिंग टू कर्ता का कर्म, मतलब कर्ता के कर्म के अनुसार यदि आई और वी आ रहा होगा तभी आप उसको जो है shall लिखेंगे, नहीं तो बाकी अन्य कर्ताओं के साथ will का ही प्रयोग किया जाता है। तो व्हाई विल दिस जग हैव बीन ब्रोकन बाई यू का यू लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में बन गया। आप ये देख रहे हैं कि मेन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। हम इसके बाद अब एक दूसरे वाक्य पर चर्चा करते हैं। आप मेन इंट्रोगेटिव के जो वाक्य होते हैं उसमें एक हु वाला शब्द है, मतलब जो हु आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक और वाक्य आप देख लीजिए, जैसे है व्हेन विल सी हैव, व्हेन विल सी हैव कॉल्ड हिज हर मदर, व्हेन विल सी हैव कॉल्ड हर मदर, वो अपनी माँ को कब बुला चुकेगी या कब बुला चुकी होगी। अब फिर वही बात आती है, द सेम कंडीशन इन दिस सेंटेंस, सो यू विल राइट ऑल ऑफ फर्स्ट व्हेन, आफ्टर दिस यू विल राइट शैल और विल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो हर मदर इज आल्सो रिलेटेड टू विल हैव, so you will write after this will, then you will write her mother, after this you will write have been, it is the
remain part of the helping verb. So after this you will write third form of this verb. So called is also in third form, and after this you will write by as agent. Then you will write object in the form of subject in the form of objective case. So she means her. दिस इज completed. ये वाक्य कंप्लीट हो गया. अब हम इसके पश्चात एक जो है हु मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक वाला एक वाक्य है. हु हैव taught, I'm sorry, who will have taught, who will have taught you. हिंदी लिख दो, मतलब एक विषय लिख देते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं. हु विल हैव taught you हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ा चुकेगा. सो आई हैव टोल्ड यू द हु, इट इज़ आल्सो मेन इंट्रोगेटिव एंड सब्जेक्ट. मतलब हु वर्क्स परफेक्टली एज सब्जेक्ट एज मेन इंट्रोगेटिव वर्ड इन द सेंटेंसेज. So here you will, if you are changing the sentence into passive voice, all of first you will regard who as a subject. So it has been very easy. If there is subject and there is object, it is very simple sentence. By changing the place of object and subject, you can change into passive voice in very easy way. So you have object, so you will write as at the place of subject you will have been taught हिंदी बाई हु का whom कर देंगे, पैसिव वॉइस बन गया. सो बट इट इज रिगार्डेड दैट द वर्ड हु should be written and at the place of subject. So you will write by whom will you have been taught हिंदी. by whom will you have been taught हिंदी. you will have been taught हिंदी. जिस प्रकार से आपने इसको you will have been taught हिंदी को लिखा, तो आप बाई को जो है जब पहले लिखोगे तो मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में भी काम करेगा, इसलिए हो जाएगा बाई होम विल यू हैव बीन टॉट हिंदी. अब आपने ये देखा कि जो हु वाला वाक्य है उसको दो प्रकार से आप बनाएंगे. दो प्रकार से बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो दो प्रकार से बनता है. दो प्रकार से उसको रूल्स ये है कि उसमें पहली बार आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हो तो सब्जेक्ट मान करके यदि आप कन्वर्ट करोगे तो यू कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव with an easy way. After this you will regard it as a main interrogative word. So you will start this sentence as by whom. After this you will write will or shall according to object. So retain you, then you will write have been, then you will write the third form of the verb. So you will write the other object which has come into the sentences. So you have learnt the main interrogative sentence of present future perfect tense. So there are three sentences which have been solved on the blackboard. So you can see, you can understand the mystery and the rules of these sentences by changing the passive voice into passive voice. So after this I will discuss on interrogative sentence. सहायक प्रश्नवाचक वाक्य पर हम चर्चा करेंगे. This is main interrogative and this which I have been started सहायक प्रश्नवाचक. Suppose that will you have finished, will you have finished your work before, will you have finished your work before I come. देखिए यहाँ पर मैंने एक सहायक प्रश्नवाचक वाक्य लिखा है, लेकिन इसमें जो है दो वाक्य आया है.
आप दो वाक्य से मत घबराइए। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स देयर शुड बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस सेंटेंस व्हाई यू विल सेपरेट बिफोर you regard the work is finished here your work, so it is separated before, then you try to solve this sentence into passive voice. So I have separated this sentence before I come. Will, it is also sahayak prasmachak, so you will write will or shall according to your work as a object which has been changed into subject. You will also will your work have been finished, जैसा कि ये थर्ड फॉर्म है finished। अब इसको जैसे बाई यू का यहाँ पर लिखेंगे आप यू, ठीक है, आपने इसको लिख दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाक्य जो है एक वाक्य इसमें और आया है, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क न लगा करके बिफोर आई कम आप लिख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखिए यदि आप इसको छोड़ करके आपने बनाया तो बिफोर बाई के बाद आप जोड़ रहे हैं, तो बाई यू के बाद बिफोर आई कम आप दूसरे वाक्य को ऐड कर दिया। बट इट इज़ नॉट प्रॉपर रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई हैव टोल्ड यू or I regard that this is not proper way to change into passive voice, so it can confuse the students if he has forgotten to the second sentence is has to connect in the first sentence, so it has been forgotten by the students। ये विद्यार्थी द्वारा भूला जा सकता है। It can forgotten by the students, so you will write after before by, so you will have been finished your work। यहाँ पर आपने लिखा कि will your work have been finished before I came, then you will write by you। ये थोड़ा सा सरल पद्धति है, ये थोड़ा सा नॉट कन्फ्यूजनल क्या कहते हैं कि सिस्टम है, नॉट कन्फ्यूजनल पैटर्न है। ये जो मतलब कि आप बाई से पहले मतलब सारी चीज़ों को आप जोड़ देंगे तो आप उस वाक्य पर जो है वो क्या करते हैं विचार कर सकते हैं और वाक्य को जोड़ सकते हैं। और यदि आपने उस प्रकार से आपने जैसे मैंने कहा कि उसको आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने के बाद बाई के एजेंट के बाद जो है कर्ता का कर्म लिखने के बाद बिफोर आई कम या बिफोर जो भी सेंटेंस हो आप लिखिए, तो थोड़ा सा उसमें जो है भूलने का या छूट जाने का संशय रहता है। इस प्रकार से आप जो है सहायक प्रश्नवाचक में या मुख्य प्रश्नवाचक में जहाँ पर भी दो सेंटेंस आए हुए हों, नेगेटिव में पॉजिटिव में, हर जगह जो है इसी प्रकार का नियम आप लागू करेंगे। आप एक वाक्य और देखिए, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। So the second sentence is shall I have helped him before reach the school or college। दो वाक्य आया है इसमें, आप देख रहे हो। Here it is used shall according to I is also the subject of this sentence, so you will have to write shall or will, but after before written you will have to decide what is right according to object of subject, so it is him, so you will write will he have been helped before reach the college by I का me, it is correct। मैंने ये भी बताया है कि यदि उसमें नकारात्मक वाक्य आते हैं तो आप जहाँ पर जैसे shall I have not
यहाँ पर हैव के बाद नॉट आ गया है, तो यहाँ विल ही हैव नॉट, ऐसे आप नॉट यहाँ भी प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से एक वाक्य और दो वाक्य वाले वाक्य मतलब कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, आपको मैंने बताया कि बिफोर जो है बाई से पहले जोड़ दीजिए, इसके बाद बाई को एजेंट को बाद में लिखिए, उसके बाद कर्ता का कर्म उसके बाद लिखिए। उससे क्या होता है कि सारे जो सेंटेंस होते हैं वो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये उसमें इंडिकेट होता है कि इसमें दो वाक्य हैं। यदि आपने बाई के बाद कर्ता का कर्म रूप लिखने के बाद आपने बिफोर लिखा और वो वाक्य जो है किसी प्रकार से वास्ट हो गया, किसी प्रकार से वहाँ से हटा दिया गया, तो यू विल नॉट फील कन्फ्यूजन दैट there is one sentence or there is two sentences in that sentence of our future perfect tense. So I have completed positive sentence, negative sentence and interrogative sentence of future perfect tense, and I have discussed on the second type of sentence and first type of sentence, or first type of interrogative sentence and second type of interrogative sentence. So I have finished today future perfect tense. आज हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो है समाप्त कर दिया, और हम अभी थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 टेंसेज के अलावा एक और इम्परेटिव सेंटेंस होता है, उसका भी पैसिव वॉइस बनता है। आज हम अब इस वीडियो के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इम्परेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।